हेलो एवरीवन। गवर्नमेंट कॉलेज जालोर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम मानव भूगोल का अर्थ, परिभाषा एवं विषय क्षेत्र के बारे में परिचर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने भूगोल के सामान्य परिचय के बारे में चर्चा की थी, जहां मैंने आपको बताया था कि भौगोलिक वातावरण का अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। भौगोलिक वातावरण मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, पहला प्राकृतिक, दूसरा सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण का जो अध्ययन है वो ही मानव भूगोल है। तो मानव भूगोल भूगोल विषय की एक मुख्य शाखा है। इसके अंतर्गत सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है। मानव व पर्यावरण के जो अंतर संबंध है, इनसे जो सांस्कृतिक परिदृश्य धरातल पर निर्मित होते हैं, इनका वितरण ही मानव भूगोल कहलाता है। अर्थात मानव पर्यावरण पर क्या प्रभाव डाल रहा है, पर्यावरण मानव पर क्या प्रभाव डालता है, इनके परिणाम स्वरूप जो लैंडस्केप जो है धरातल पर विकसित होते हैं, उनका वितरण मानव भूगोल कहलाता है। मानव भूगोल की यदि हम विकास की बात करें तो प्रारंभ में मानव भूगोल की कोई अलग से शाखा नहीं थी। सामान्य भूगोल या भौतिक भूगोल के अंतर्गत ही मानव भूगोल को पढ़ा जाता था। लेकिन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मानव भूगोल की एक अलग शाखा के रूप में विकसित हुई। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक के अंदर एक जर्मन भूगोलवेता हुए थे, रेटजेल महोदय। इन रेटजेल महोदय के द्वारा लिखी हुई पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में इन्होंने भौगोलिक अध्ययन के मानवीय पक्ष को अलग से जो है वो परिभाषित या उसका विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। इसी के साथ मानव भूगोल की नींव रखी गई। इस कारण रेटजेल महोदय को मानव भूगोल का जनक या फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अन्य जर्मन ज्योग्राफर्स का भी जो है मानव भूगोल के विकास में योगदान रहा। 20वीं शताब्दी में फ्रांसीसी भूगोलवेताओं ने मानव भूगोल को विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने भूगोल के अंतर्गत मानव व मानवीय तथ्यों के अध्ययन पर बल दिया। इनमें मुख्य रूप से विडाल डी ला ब्लास, जीन ब्रूंज जो भूगोलवेता है, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। आगे चलकर यूएसए, ब्रिटेन, अन्य यूरोपीय देशों की भूगोलवेताओं ने भी मानव भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम मानव भूगोल की परिभाषा की बात करेंगे। मानव भूगोल की परिभाषा अलग अलग जो भूगोलवेता है उन्होंने अलग अलग रूप में दी है, जिनमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे फ्रेडरिक रेटजेल, जो कि मानव भूगोल के जनक है। इन्होंने मानव भूगोल की जो परिभाषा है वो दी है कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होते हैं, जो भौतिक दशाओं का योग है। इस परिभाषा में से स्पष्ट होता है कि ये स्वयं भी जो है मानव भूगोल को भौतिक वातावरण से संबंधित मानते हैं। ये भौतिक दशाओं से अलग मानवीय क्रियाओं को नहीं मानते। नेक्स्ट जो परिभाषा है वो हम कुमारी एलन चर्चिल जो सैंपल है, जो कि एक अमेरिकन ज्योग्राफर थी तथा रेटजेल महोदय की शिष्या थी, इनके द्वारा जो दी गई है वो है मानव भूगोल क्रियाशील मनुष्य और गतिशील पृथ्वी के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इन्होंने मनुष्य को क्रियाशील या एक्टिव माना है। दूसरा, पृथ्वी को भी इन्होंने गतिशील माना है। मूवमेंट या पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। इनके मध्य जो संबंध है वो भी कैसा पाया जाता है, परिवर्तनशील पाया जाता है। अर्थात मानव भूगोल क्रियाशील मनुष्य और गतिशील पृथ्वी के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। विडाल डी ला ब्लास एक फ्रांसीसी भूगोलवेता थे। इन्होंने जो मानव भूगोल की परिभाषा जो है निम्न रूप से दी है। मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का नवीन विचार प्रदान करता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिकी के नियमों तथा इस पर रहने वाले मनुष्य के पारस्परिक संबंधों को अधिक संश्लिष्ट ज्ञान समाहित होता है। ये भी जो है भूगोल में जो है पृथ्वी और मनुष्य के बीच जो पारस्परिक संबंध पाए जाते हैं, उनका नवीन जो विचार है और उनका जो संश्लेषणात्मक जो अध्ययन है वो मानव भूगोल में सम्मिलित करते हैं। हंटिंगटन जो भूगोलवेता हैं, इन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा
मानव भूगोल भौगोलिक पर्यावरण और मानवीय क्रियाओं एवं गुणों के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति एवं वितरण का अध्ययन है। हंटिंगटन महोदय जो है भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन पर अधिक जोर देते हैं। इस कारण जो इनके जो अध्ययन का जो मुख्य जो विषय वस्तु जो रहती है वो रहती है वितरण से संबंधित। यहाँ भी इन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा में जो पारस्परिक संबंधों पर्यावरण और मानवीय क्रियाओं एवं गुणों से के जो पारस्परिक संबंध है उनकी प्रकृति एवं वितरण पर ये यहाँ जोर देते हैं। नेक्स्ट जो परिभाषा है वो डिकेन एवं पिट्स के द्वारा दी गई है। वो है मानव भूगोल को मनुष्य और उसके कार्यों के अध्ययन के रूप में देखा जाता है। यहाँ मैंने कुछ भूगोलवेताओं के द्वारा दी हुई मानव भूगोल की परिभाषा की चर्चा की है। इनके अलावा भी बहुत सारे भूगोलवेता हैं जिन्होंने मानव भूगोल को अलग अलग रूप से परिभाषित किया है। आपके सिलेबस में मानव भूगोल की परिभाषा जो है एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है, इसलिए एटलीस्ट आपको एक सामान्य परिभाषा और कम से कम 2 भूगोलवेताओं के द्वारा दी हुई परिभाषा आपको शय शब्द याद होनी चाहिए एग्जाम के दृष्टिकोण से। हम सामान्य रूप में मानव भूगोल को इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। मानव भूगोल ज्ञान की वह शाखा है जिसमें भूतल पर निवासरत मानव समूह, उनके पर्यावरण के मध्य होने वाली पारस्परिक अंतरक्रिया तथा इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न सांस्कृतिक भूदृश्यों का वर्णन एवं व्याख्या है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि मानव तथा प्रकृति के पारस्परिक संबंधों के परिणाम स्वरूप निर्मित सांस्कृतिक भूदृश्यों का वर्णन एवं व्याख्या मानव भूगोल कहलाता है। अब हम मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में परिचर्चा करेंगे। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की यदि मैं बात करूं तो ये गतिशील है। 19वीं शताब्दी में जब मानव भूगोल की उत्पत्ति हुई तो इसका विषय क्षेत्र काफी सीमित था। धीरे जैसे जैसे जो है इस भूगोल की शाखा का विकास हुआ वैसे वैसे इसके विषय क्षेत्र में भी काफी परिवर्तन हुआ है। विभिन्न विद्वानों ने जो है मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के संबंध में अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। यहाँ हम कुछ विद्वानों के द्वारा दिए हुए मानव भूगोल के विषय क्षेत्र से संबंधित विचारों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम विडाल डिला ब्लास के द्वारा जो है मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में जो कहा गया है उसको देखेंगे। ये एक जो है फ्रांसीसी ज्योग्राफर थे। इन्हें आधुनिक फ्रांसीसी मानव भूगोल के संस्थापक के नाम से जाना जाता है। 1922 में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम है प्रिंसिपल डी ज्योग्राफी ह्यूमन या प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें इन्होंने मानव भूगोल के अंतर्गत 3 प्रमुख तत्वों का उल्लेख किया है। पहला जनसंख्या, दूसरा जो है वो है सांस्कृतिक तत्व और तीसरा है यातायात के साधन। जनसंख्या के अंतर्गत इन्होंने जनसंख्या के वितरण, घनत्व, साक्षरता, प्रवास आदि को सम्मिलित किया है। सांस्कृतिक तत्वों के अंतर्गत इन्होंने मानव द्वारा निर्मित विभिन्न आवास जो बस्तियां हैं और मानव के विभिन्न क्रियाकलाप अर्थात उनके विभिन्न व्यवसाय, उद्योग आदि को सम्मिलित किया है। और यातायात के साधन या परिवहन को भी इन्होंने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के रूप में एक अलग तत्व के रूप में सम्मिलित किया है, क्योंकि परिवहन मानव तथा उसके द्वारा निर्मित जो विभिन्न जो परिदृश्य हैं या विभिन्न तत्व पदार्थ हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो इसके अंतर्गत परिवहन मार्ग, परिवहन के साधनों के अध्ययन को सम्मिलित किया है। इस तरीके से विडाल डिला ब्लास मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को मुख्य रूप से 3 तत्वों में विभाजित करते हैं: जनसंख्या, सांस्कृतिक तत्व और यातायात के साधन। दूसरा जो है वो हम जीन ब्रुंज के द्वारा जो है मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में जो है चर्चा करेंगे। ये भी एक फ्रांसीसी ज्योग्राफर थे। इनकी जो पुस्तक है उसका नाम था ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन जो ज्योग्राफी है, इस पुस्तक में इन्होंने मानव भूगोल के जो तथ्य हैं उनको 2 आधारों पर विभक्त किया है। पहला है सभ्यता के विकास के आधार पर और दूसरा है संस्कृति तत्वों के आधार या यथार्थवादी वर्गीकरण। जो सभ्यता के आधार पर जो वर्गीकरण है, इसके आधार पर इन्होंने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को 4 भागों में विभाजित किया है। फर्स्ट है अनिवार्य आवश्यकता का भूगोल, अर्थात मानव की जो मूलभूत आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान, उसको जो है इन्होंने इसमें सम्मिलित किया है।
दूसरा है भूदोहन का भूगोल, जिसमें इन्होंने मानव की आर्थिक क्रियाएं अर्थात मानव जिन प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन कर रहा है, उनसे जो उनके विभिन्न व्यवसाय जो करता है या जो विभिन्न व्यवसाय विकसित हुए हैं, जिन्हें हम आर्थिक क्रियाओं के नाम से जानते हैं, उनको इस जो है के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक भूगोल। इसके अंतर्गत मानव के विभिन्न सामाजिक व सांस्कृतिक पहलुओं को सम्मिलित करते हैं। फोर्थ है राजनीतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल। विभिन्न प्रशासनिक तत्व तथा इतिहास के विभिन्न तत्वों को इसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। दूसरा जो वर्गीकरण है वो उन्होंने यथार्थवादी वर्गीकरण या सांस्कृतिक तत्वों के आधार पर वर्गीकरण दिया है। इसके आधार पर इन्होंने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया है। मिट्टी के यहाँ पे ये उत्पादक नहीं है, ये अनुत्पादक है। मिट्टी के अनुत्पादक उपयोग या व्यवसाय संबंधी तथ्य, दूसरा है पौधे एवं पशुओं पर विजयी संबंधी तथ्य, और तीसरा है विनाशकारी अर्थव्यवस्था संबंधी तथ्य। मिट्टी के अनुत्पादक उपयोग में इन्होंने गृह एवं आवास को सम्मिलित किया है, अर्थात जो है जो मकान है या मानव की जो बस्तियां हैं वो उत्पादक नहीं होती, मिट्टी के अनुत्पादक उपयोग में इनको सम्मिलित करते हैं। दूसरा है पौधों एवं पशुओं पर विजय, इसमें कृषि एवं पशुपालन को इन्होंने सम्मिलित किया है। कृषि एवं पशुपालन जो है ये पौधों मानव की पेड़ पौधों एवं पशुओं पर जो है वो विजय या सफलता को या जीत को माना जाता है। और नेक्स्ट है विनाशकारी अर्थव्यवस्था संबंधी उपयोग। इसमें इन्होंने जो मुख्य रूप से खनन जो है उस प्रक्रिया को सम्मिलित किया। खनिजों का जो हम दोहन करते हैं इसको उन्होंने लुटेरी अर्थव्यवस्था के नाम से भी संबोधित किया है। इसमें खनिज संपत्ति का जो है शोषण एवं पौधे एवं पशुओं का विकास सम्मिलित किया है। इस तरीके से सांस्कृतिक तत्वों के आधार पर या यथार्थवादी वर्गीकरण के अंतर्गत इन्होंने 3 जो है तत्वों में मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को विभाजित किया है। मिट्टी के अनुत्पादक उपयोग, पौधों एवं पशुओं पर विजय एवं विनाशकारी उपयोग। नेक्स्ट जो है हम हंटिंगटन महोदय के अनुसार मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। ये एक अमेरिकन ज्योग्राफर थे। इनकी जो पुस्तक है वो है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें इन्होंने मानव भूगोल की विषय वस्तु को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया है, जो कि पहली है भौतिक दशाएं, दूसरी है जीवन के प्रकार और तीसरी है मानव प्रतिक्रियाएं। भौतिक दशाओं के अंतर्गत प्रकृति या प्राकृतिक वातावरण को, जैसे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, खनिज, मिट्टी, जलवायु, जलाशय, इनको सम्मिलित किया है। दूसरा है जीवन के प्रकार, जो जैविक तत्व जो प्रकृति में पाए जाते हैं, पेड़ पौधे और मनुष्य को सम्मिलित किया है। और थर्ड है मानवीय क्रियाएं या मानवीय प्रतिक्रियाएं, जिनको इन्होंने मुख्य रूप से 4 प्रमुख भाग और उनके 21 उपविभाग माने हैं। पहला है 4 प्रमुख भागों में भौतिक आवश्यकताएं। भौतिक आवश्यकता में वही मानव की भोजन, वस्त्र, आवास, औजार, यातायात के साधनों को सम्मिलित करते हैं। प्रमुख व्यवसायों के अंतर्गत इन्होंने आखेट, मत्स्य उद्योग, पशुपालन, कृषि, वन उद्योग, खनन, विनिर्माण उद्योग व वाणिज्य को सम्मिलित किया है। तीसरा है कार्यकुशलता। कार्यकुशलता के अंतर्गत इन्होंने स्वास्थ्य, सांस्कृतिक प्रेरणा, मनोरंजन, मानव का जो कार्यकुशलता है या उनकी स्किल है वो उसके स्वास्थ्य, उनकी सांस्कृतिक प्रेरणा या सांस्कृतिक जो कल्चरल मोटिवेशन है उस पर डिपेंड करती है, और मनोरंजन के साधनों पर डिपेंड करती है। और नेक्स्ट है मानव की उच्चतर आवश्यकताएं। इसमें इन्होंने सरकार, शिक्षा, विज्ञान, धर्म, कला, साहित्य को सम्मिलित किया है। जो बी, सी और डी यहाँ जो मैंने मेंशन किया है, इसमें हम देख सकते हैं कि जो प्राथमिक और द्वितीयक व्यवसाय है वो बी वर्ग में सम्मिलित किए गए हैं। सी के अंतर्गत तृतीयक व्यवसाय को सम्मिलित किया गया है, और डी के अंतर्गत जो है वो चतुर्थक व जो पंचमक व्यवसाय है उनको सम्मिलित किया है इन्होंने।